गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकृति पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल परीक्षा जंक्शन पर। आज हम आपके लिए कुछ नया लेकर आए हैं। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ जैसे एग्जाम के लिए ज्योग्राफी सिलेबस। जी हाँ, और बाकी आपका जो आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी एग्जामिनेशन का जो ज्योग्राफी था वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं हम। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हमारे चैनल में जाके हमारे जो प्लेलिस्ट है उस पर जाके देख लीजिएगा। आपको वहाँ पे सारे जो लेक्चर्स है ज्योग्राफी आरआरबी एनटीपीसी के वो आपको वहाँ पे अपलोडेड मिल जाएंगे। आज से हम शुरू करेंगे एसएससी के जितने भी एग्जाम्स हैं, आपके वन डे एग्जाम्स हो गया, आपका सीपीओ, कांस्टेबल, पुलिस, जितना भी है, आज हम ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, और हम पहले जो एसएससी में आपका जो सिलेबस है ज्योग्राफी का, हम उस बारे में पढ़ेंगे। हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है आपको एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है और आपको 100% सपोर्ट भी देते हैं। यही नहीं बल्कि रेलवे लक्ष्य बैच भी चल रहा है जहां पे आपको रात के 8 से 10 बजे तक लाइव क्लासेस भी चल रही है मैथ्स और रीजनिंग की। तो मैथ्स और रीजनिंग की जो लाइव क्लासेस उनको जरूर ज्वाइन करिए ताकि आपकी जो आदत है वो प्रैक्टिस करने की वो और बढ़े। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा लाभदायक सिद्ध होगा। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज्यादा इन्वॉल्व होंगे, देखिए जाके। और आपके जितने भी आपके कंटेंट ओरिएंटेड लेक्चर्स हैं उनको हमारी प्लेलिस्ट में जाके जरूर चेक करिएगा। वहां पर आपको हमारे जो लेक्चर्स है वो मिल जाएंगे। आप हमारे जो चैनल है परीक्षा जंक्शन उसको हर सोशल मीडिया पर फॉलो जरूर करिएगा ताकि आपको जो नोटिफिकेशन है वो ऑन द टाइम जो है मिलती रहे। ठीक है, मैं प्रकृति पांडे आपके ज्योग्राफी की मेंटोर हूँ और यहाँ पे आपको आपका जो एसएससी का जो ज्योग्राफी का सिलेबस है आज से हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए पहले हम सिलेबस से स्टार्ट करते हैं कि आपका जो ज्योग्राफी का जो सिलेबस है एसएससी पैटर्न के हिसाब से वो क्या क्या है। अब जो कि एसएससी में क्या होता है कि दो भाग में आपके पेपर होते हैं, टियर 1 और टियर 2 में। तो पहले तो क्या था कि टियर 2 में सिर्फ इंग्लिश और मैथ्स आती थी, लेकिन अब क्या है कि अब जीएस भी कंपलसरी कर दी गई है उसके साथ साथ, और रीजनिंग भी कंपलसरी कर दी गई है। तो आप चाहे टियर 1 पेपर दे या टियर 2 पेपर दे, दोनों में जीएस जो है वो कंपलसरी है और आनी तय है और अच्छा खासा लेवल पूछा जाता है ज्योग्राफी का। ठीक है, तो हम पहले यहाँ पे ज्योग्राफी का जो सिलेबस है वो देखते हैं, फिर उसके बाद हम देखते हैं कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ज्योग्राफी के और किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनका जो लेवल है, डिफिकल्टी लेवल, मीडियम, इजी, जो भी है, हम वो पहले क्वेश्चंस के थ्रू भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आता है आपका फिजिकल ज्योग्राफी, राइट। एंड या आप जो भी एसएससी का पेपर दे रहे हैं प्लीज इंग्लिश पे ज्यादा फोकस करिएगा क्योंकि आपका जो इंग्लिश है वो मेन पार्ट है आपका इसमें, आपका सिलेबस में। और इंग्लिश जो है आपको अच्छे से आनी चाहिए, इसमें इट्स कंपलसरी। तो इंग्लिश की आदत डाल लीजिए। स्टार्ट करते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। तो यहाँ पे हम फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। पहला तो आता था यूनिवर्स एंड द सोलर सिस्टम, यानी कि हम सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, द फॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्स की किस तरह से जो है ब्रह्मांड की रचना हुई थी। सौर मंडल के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी ग्रह हैं यानी कि जितने भी प्लैनेट्स हैं, सन है, स्टार है, कॉमेट्स हो गया, एस्ट्रॉइड्स हो गया, मीटियोर्स हो गया, इन सबके बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स अबाउट द यूनिवर्स, about universe, stars, planets, satellites, comets, asteroids and the formation of the solar system। कि सोलर सिस्टम जो है वो किस प्रकार से बना, कॉमेट्स के बारे में पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड्स, मीटियोर्स हो गए, आपके जो स्टार्स हो गए, प्लैनेट्स हो गए और सैटेलाइट्स हो गए, है ना। कौन कौन से जो प्लैनेट्स है उसमें कितने सैटेलाइट्स हैं, इसके बारे में हम विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट, बस आपका जो पृथ्वी है, अर्थ के बारे में, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, राइट, सोलर सिस्टम का हमारे लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है पढ़ना वो है अर्थ के बारे में, पृथ्वी के बारे में। हम अर्थ के बारे में क्या पढ़ेंगे, अर्थ के बारे में पढ़ेंगे शेप एंड साइज ऑफ द अर्थ, राइट, कि अर्थ का क्या शेप है, क्या साइज है। ठीक है, उसके बाद लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी इमेजिनरी लाइंस होती हैं फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट, वट एवर यू से। उसके बाद आता है मूवमेंट्स ऑफ अर्थ, जैसे कि रोटेशन, रेवोल्यूशन एंड देयर इफेक्ट्स, जैसे डे एंड नाइट और सीजन। ऑफ कोर्स रोटेशन
के जो ड्यूरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे, रेवोल्यूशन की ड्यूरेशन के बारे में पढ़ेंगे, रोटेशन। आई होप सब लोगों को पता होगा कि रोटेशन क्या होता है। रोटेशन का मतलब ये होता है कि जो पृथ्वी होती है वो क्या करती है कि वो अपने ही एक्सिस पे रोटेट करती है, कि मतलब एक जगह पे ही रहकर घूमती है, ठीक है। और क्या कहते हैं, रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन जब वो सन के पास रिवॉल्व करती है उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि जब रेवोल्यूशन होता है तो सीजन में चेंजेस आते हैं, यानी कि मौसम में बदलाव आते हैं, ठीक है। चेंजेस इन द सीजन, जैसे गर्मी है, अभी तो फिलहाल भीषण गर्मी चल रही है, तो गर्मी हो गया, बरसात का मौसम हो गया, ठंड हो गई। ये सारे जो सीजन्स है वो किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं, किसकी वजह से आते हैं, तो वो रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ की वजह से आते हैं। जब पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर जो है वो चक्कर लगाती है, वो हो गया आपका रेवोल्यूशन। एंड रोटेशन मींस जो अपने ही एक्सिस पे रह के रोटेट करती है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो अर्थ का जो पोर्शन है जो सन की तरफ फेस करता है वहां पे क्या होता है, डे, उस दिन वहां पे होता है दिन। और जब जो पार्ट जो होता है जो सन की तरफ फेस नहीं करता है वो होती है वहां पे नाइट, यानी कि रात, ठीक है। उसके बाद आता है आपका इंटीरियर ऑफ द अर्थ। इंटीरियर ऑफ अर्थ में हम क्या पढ़ेंगे, क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में, ठीक है। क्रस्ट, मैंटल और कोर के बारे में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आता है आपका रॉक्स एंड मिनरल्स के बारे में हम पढ़ेंगे, चट्टाने और खनिजों के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है आपका वेदरिंग एंड इरोजन। एसएससी में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, जब आप अगर आप जिन्होंने आरआरबी एनटीपीसी का लेक्चर देखा होगा, काफी कुछ सिमिलर है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हम यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका जो लेवल है वो अप हो गया एग्जाम का। तो हम यहाँ पे वेदरिंग और इरोजन के बारे में पढ़ेंगे, अर्थक्वेक्स और वोल्केनोस के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, ठीक है, कि आपका जो अर्थक्वेक है वो कैसे इमर्ज होता है और मेजर कैसे होता है और कौन कौन से ऐसे तरीके होते हैं जिनसे हम अर्थक्वेक से बच सकते हैं। वही सेम सिनेरियो हम वोल्केनो में भी पढ़ेंगे, ठीक है। वेदरिंग का मतलब होता है ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, ब्रेकिंग ऑफ रॉक्स, चट्टानों का टूटना, है ना, छोटे छोटे टुकड़ों में टुकड़े होना, उसको हम क्या बोलेंगे, वेदरिंग। और इरोजन का मतलब क्या होता है, जहां पे सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। सॉइल इरोजन में क्या होता है, सॉइल इरोजन में ये होता है कि जब आपकी जो मिट्टी होती है और मिट्टी की जो ऊपरी परत होती है, जो ये ऊपरी परत होती है वो या तो विंड के थ्रू हो या फिर वाटर के थ्रू जो है वो इरोड होती है, यानी कि जब रिमूवल ऑफ द अपर लेयर ऑफ सॉइल होता है, यानी कि मिट्टी की जो ऊपरी परत है वो जब हट जाती है वहां से, उसको हम क्या बोलेंगे, इरोजन बोलते हैं, यानी कि इरोजन मतलब हट जाना वहां से, ठीक है, सफाया हो जाना एक तरीके से। नेक्स्ट, लैंडफॉर्म्स, ऑफ कोर्स फिजिकल फीचर्स है, तो हम किसके बारे में, जैसे पृथ्वी में आपके माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, राइट, तो माउंटेन्स, प्लेट्यूज और प्लेन्स के बारे में पढ़ेंगे, उनके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे, कि आपके जो माउंटेन्स हैं, जो पहाड़ हैं, उनका फॉर्मेशन कैसे बनते हैं, कैसे बने वो, ठीक है, कितने प्रकार के आपके माउंटेन्स होते हैं, ये सब चीजें आरआरबी एनटीपीसी में नहीं थी डिटेल में, लेकिन यहाँ पे एसएससी में क्या है, यहाँ पे डिटेल में हमें पढ़ना होगा। जैसे कि आपके फोल्ड माउंटेन्स हो गए, ब्लॉक माउंटेन्स हो गए, जिन्होंने पढ़ा होगा थोड़ा बहुत उनको शायद से पता होगा, है ना। जब हम टाइप्स ऑफ माउंटेन्स पढ़ेंगे तो आपके जैसे आते हैं ब्लॉक माउंटेन्स, राइट, ब्लॉक माउंटेन्स हो गया, फोल्ड माउंटेन्स हो गया, ठीक है, इनका फॉर्मेशन कैसे हुआ था इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, ठीक, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है हाइड्रोस्फेयर। हाइड्रोस्फेयर यानी कि रिलेटेड टू वाटर, यानी कि रिलेटेड टू वाटर। अब यहाँ पे रिलेटेड टू वाटर का मतलब यहाँ पे हम ये जानेंगे कि आपका जो जैसे कि ओशन, सीज, लेक्स और रिवर्स है ना, ये सब पृथ्वी पे हैं, कहाँ कहाँ हैं ये भी देखेंगे। उसके बाद ओशन करेंट्स के बारे में और टाइड्स के बारे में पढ़ेंगे, है ना। टाइड यानी कि आपका ज्वार भाटा जैसे कहते हैं हिंदी में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ऑन अर्थ, ऑफ कोर्स कैसे पानी जो है वो पृथ्वी पर आता है ना, उसका प्रोसेस तो हम सबको पता है, स्कूल टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। पहले इवेपोरेशन होता है, फिर कंडेंसेशन होता है, फिर उसके बाद प्रेसिपिटेशन होता है। ये तीन प्रोसेस जो है वो बिल्कुल मुंह जबानी याद होने चाहिए आप लोगों को। इवेपोरेशन होता है, फिर होता है आपका कंडेंसेशन,
एंड आफ्टर दैट प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मीन्स रेनफॉल, ठीक है, प्रेसिपिटेशन मतलब रेनफॉल, ठीक है। चलो नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर, ओके दिस इज इंपॉर्टेंट। एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल के बारे में, ठीक है, और हाइड्रोस्फेयर यानी कि जलमंडल था आपका। हाइड्रोस्फेयर में एक ये चीज है कि आपके जो ओशंस है ना, ओशन करेंट्स के बारे में, और जो टाइड्स है, तो यहाँ पे आपके वार्म ओशन करेंट्स, वार्म एंड कोल्ड ओशन करेंट्स, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद ओशंस में यहाँ पे आपके जो कितने ओशंस हैं, सीज, लेक्स कौन कौन सी हैं, है ना, फ्रेश वाटर लेक, सॉल्ट वाटर लेक, कौन सी सबसे बड़ी झील है हमारे अर्थ पे, ठीक है, रिवर्स हो गया, है ना। अब अर्थ पे जो लेक्स और सीज के बारे में हम पढ़ेंगे, तो ये बता दे हम कि वो केवल इंडिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, पूरे पृथ्वी में जितने भी आपके इंपॉर्टेंट लेक्स हो गए, सारी लेक्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट लेक्स यानी कि झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, रिवर्स के बारे में पढ़ेंगे, जो बहुत सारे, जो जैसे हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो वहां पे जो फेमस रिवर्स हैं, जो फेमस लेक्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट। फिर आता आपका एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर यानी कि वायुमंडल। अब भाई साहब, बिना हवा के तो गुजारा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, राइट। तो हमारी जो अर्थ है उसमें कौन कितनी लेयर्स हैं, है ना, कितनी परतें हैं हवाओं की, वायु की, है ना। पहला आता है कॉम्पोजिशन एंड लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर, राइट। कॉम्पोजिशन यानी कि आपके एटमॉस्फेयर में, हमारे वायुमंडल में कौन कौन सी जो गैसेस हैं वो प्रेजेंट हैं और कितनी मात्रा में प्रेजेंट हैं, ठीक है, एट व्हाट परसेंटाइल, एट व्हाट परसेंटेज दे आर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर, वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इट। जैसे क्या हो गया आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन गैस, नोबल गैस, नोबल गैस को इनर्ट गैस भी बोलते हैं, ठीक है, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर उसके बाद आता है आपका लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर। अब लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर जैसे कि हो गया आपका स्ट्रेटोस्फेयर, ट्रोपोस्फेयर, मीजोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आयनोस्फेयर, ये सारी जो लेयर्स हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेटोस्फेयर में जो आपकी लेयर होती है उसकी हाइट कहाँ तक होती है। फिर उसके बाद ट्रोपोस्फेयर, पहले आएगा आपका ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मीजोस्फेयर। अब ट्रोपोस्फेयर में भी वही सेम चीज है कि आपकी हाइट कहाँ, जमीन से लेकर कितनी ऊंचाई तक जो है वो लेयर ट्रोपोस्फेयर कहलाएगी, फिर स्ट्रेटोस्फेयर कहलाएगी, फिर मीजोस्फेयर कहलाएगी, फिर उसके ऊपर और भी जो लेयर्स है वो कहलाएगी। और कौन कौन सी लेयर में हमें ऐसी क्या खासियत है जो बात जानने को मिलेगी, है ना, क्योंकि हर लेयर की जो प्रॉपर्टी होगी, जो उनकी जो प्रॉपर्टी होगी वो अलग अलग होगी, तो हम उसके बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट है हमारा वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट में एलिमेंट्स ऑफ वेदर यानी कि हो गया आपका टेम्परेचर, तापमान, प्रेशर, दाब, विंड, वायु, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन के बारे में। ये जो इम्पोर्टेंट है ना, ये एक तरह से क्या है, फैक्टर्स हैं आपके, किसके, वेदर और क्लाइमेट के, राइट। भाई बिना तापमान के, बिना प्रेशर के, बिना हवा के, बिना ह्यूमिडिटी के और बिना बरसात के एटमॉस्फेयर को आप डिफाइन कर ही नहीं सकते हो। तो ये क्या है, ये है आपके फैक्टर्स हैं, ये फैक्टर्स हैं जिससे कि हमें किसी भी जगह का वेदर, उसके क्लाइमेट के बारे में पता चलता है। यू कैन डिफाइन a place weather or climate on basis of temperature, pressure, humidity, precipitation and wind, of course, right. After that comes global climate patterns. भाई साहब, इतनी भीषण गर्मी, अभी अप्रैल चल रहा है तो ये हाल है, तो सोचे मई जून में कितनी कायदे की गर्मी पड़ने वाली है, राइट। तो ये सब क्या है, ये जो चेंजेस आ रहे हैं हमारे अर्थ पे, वो किसकी वजह से आ रहे हैं, वो हम लोग की वजह से ही आ रहे हैं, वो मनुष्य की वजह से आ रहे हैं। जहां मनुष्य वहां खराबी तय है। तो ग्लोबल क्लाइमेट, ठीक है, आपका जो ग्लोबल वार्मिंग जो एक बहुत ही ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है, राइट। ग्लोबल वार्मिंग जो है वो काफी हद तक बढ़ गया है और उसके कारण जो है जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघल रहे हैं, राइट। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पानी का जो स्तर है वो बढ़ता चला जा रहा है, यानी कि जो आपका सी लेवल है वो बढ़ता चला जा रहा है। उसके उपरांत हम और क्या क्या चेंजेस देख रहे हैं क्लाइमेट में कि भाई साहब, सर्दी मात्र 10 से 15 दिन की रही होगी, उसके बाद आपकी सर्दी जो है वो सर्दी जैसी सर्दी नहीं रही, और गर्मी के आने का जो टाइम होता है वो
थोड़ा सा लेट में था, लेकिन अगर आपने गौर किया हो तो मार्च से ही काफी ज्यादा गर्मी पड़ने लगी थी। तो ये सारी जो चीजें हैं, ये क्या है, ये चेंज है किसका, क्लाइमेट का, क्लाइमेट पैटर्न का। किसकी वजह से है, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। ठीक है, तो ये ग्लोबल वार्मिंग जो है एक ग्लोबल आपका एक वो बन गया है इशू, राइट, ये ग्लोबल इशू है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर आता है आपका विंड्स एंड साइक्लोन्स के बारे में, राइट, विंड्स के बारे में हम पढ़ेंगे और साइक्लोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ट्रॉपिकल और टेम्परेट साइक्लोन्स। ठीक है, कैसे फॉर्म होते हैं, किस तरह से फॉर्म होते हैं, प्रेशर क्या होता है, हवा का कितना दाब होता है, यानी कि हवा का कितना प्रेशर होता है, हाई प्रेशर, लो प्रेशर, ये सब चीजें जो है वो हम डिटेल में एनालाइज करेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट आता है हमारा सॉइल्स, मिट्टी के बारे में। ऑफ कोर्स अब मिट्टी के बारे में बात हो रही है तो वेजिटेशन के बारे में भी बात होगी। ठीक, हमारे पृथ्वी पर ना कि सिर्फ अब जब पृथ्वी की बात हो रही है तो सिर्फ इंडिया को ही दिमाग में मत रखिएगा, पूरे अर्थ को लेकर चलिएगा। ठीक है, अब अर्थ पे कितने सारे पेड़ पौधे हैं, वो कैसे उगते हैं। सबसे बेसिक चीज तो हमें क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए भाई। मिट्टी हो गई, हवा हो गया, मतलब ऑक्सीजन हो गया, राइट, पानी हो गया, सनलाइट हो गया, राइट। तो यहाँ पे जो सॉइल है, हम सॉइल के बारे में, मिट्टी और जिसे हिंदी में मृदा भी बोलते हैं, ठीक है, मृदा, मिट्टी, सॉइल, ये तीनों एक ही चीज है। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। वी विल स्टडी अबाउट इट इन डिटेल, लाइक फॉर्मेशन, टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स। अब अपने इंडिया को ही ले लीजिए, वैसे तो मेनली हम क्या है, इंडिया का ही देखेंगे कि सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन, कई टाइप के, कई प्रकार के जो है आपकी मिट्टी होती है। ब्लैक सॉइल, रेड सॉइल, येलो सॉइल होती है, एलुवियल सॉइल होती है। सबसे ज्यादा जो उपजाऊ है वो आपकी एलुवियल सॉइल होती है। क्यों? क्योंकि वो आपके नदी के किनारे पाई जाती है। तो क्या होता है कि उसमें उगाने की जो क्षमता है, राइट, वो सबसे ज्यादा होती है। तो उसके बारे में भी पढ़ेंगे। हर कॉन्टिनेंट के सॉइल के बारे में नहीं पढ़ना आवश्यक होगा इतना, जितना आपके इंडिया के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा, राइट। तो यहाँ पे हम पहले देखेंगे कि आपका जो सॉइल है वो फॉर्म कैसे होता है। सबसे जरूरी बात, क्यों? क्योंकि हर सॉइल की जहाँ पे अलग अलग रीजन है, वहां पे सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो अलग अलग हैं। ब्लैक सॉइल की अलग प्रॉपर्टी हो गई, रेड सॉइल की अलग हो गई, एलुवियल सॉइल की अलग प्रॉपर्टी हो गई, येलो सॉइल की अलग प्रॉपर्टी हो गई। अब ये प्रॉपर्टीज किस वजह से अलग होती हैं? क्योंकि उसमें अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं, राइट, अलग अलग प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ सॉइल के बारे में देखेंगे। टाइप्स ऑफ सॉइल, जैसे कि हमने आपको बताया कि ब्लैक सॉइल को रेगर सॉइल भी बोलते हैं। ब्लैक, रेड, येलो, एलुवियल सॉइल, ये क्या कहते हैं, ये सारे जो सॉइल्स हैं आपके, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉइल्स, हर जगह अलग अलग प्रकार की जो मिट्टी है, अलग अलग प्रकार की जो सॉइल्स है, वहां पे देखेंगे हम। हर रीजन में अलग अलग टाइप के आपके सॉइल्स हैं। फिर आता है नेचुरल वेजिटेशन। ऑफ कोर्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, ग्रासलैंड्स, डेजर्ट्स, देयर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, अब हमने पहले ही बोला कि जब यहाँ पे सॉइल की बात हुई है तो यहाँ पे वेजिटेशन की बात भी होगी, राइट। वेजिटेशन की बात होगी तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपके वेजिटेशन में आएगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल। अब अगर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपके अलग अलग प्रकार के क्या होंगे, वन भी होंगे, जंगल भी होंगे, राइट। क्योंकि हर पेड़ पौधे का जो उगने का जो एक आप कह सकते हो तरीका होता है, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, जो कंडीशंस होती हैं, वो अलग अलग होती है। वो सिर्फ सॉइल पे ही नहीं डिपेंड करती है, वो आपके क्लाइमेट पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे फॉरेस्ट के बारे में डिटेल में, तब हम वो भी प्रॉपर्टीज वो भी देखेंगे कि फैक्टर्स कौन कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उसके लिए। और यहाँ पर आपका अलग अलग टाइप के जो वन है, ठीक, उसके बारे में देखेंगे। ग्रासलैंड्स हो गया, ठीक है, उसके बाद डेजर्ट्स हो गया। अब यहाँ पे डेजर्ट्स में क्या है कि ये आपका जो मरुस्थल एरिया है वो आपका इंडिया में तो कहाँ पड़ता है, वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में पड़ता है, राइट, इन द वेस्ट इंडिया। लेकिन हम यहाँ पे केवल डेजर्ट्स जो है, यहाँ पर आपका केवल इंडिया के बारे में नहीं, बाकी जितने भी कॉन्टिनेंट्स है उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट जो डेजर्ट्स है वो देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सॉइल के
उस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, राइट। वैसे डेजर्ट्स तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे किस पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे, हम सॉइल के पर्सपेक्टिव से पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमको जो डेजर्ट में जो मिट्टी प्राप्त होती है, जो हमें रेत प्राप्त होती है, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी मिट्टियों से कैसे अलग होती है। जो सैंडी सॉइल होती है, राइट, डेजर्ट में, मरुस्थल में हमें सैंडी सॉइल मिलती है, तो वहां की जो जो सैंडी सॉइल की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बाकी मिट्टी से, बाकी सॉइल से अलग कैसे होती है, क्यों वहां पे वेजिटेशन पॉसिबल नहीं होता है, क्या उनका वाटर रिटेन कैपेसिटी ज्यादा होती है, कम होती है। वाटर रिटेन कैपेसिटी का मतलब है यहाँ पे कि पानी को सोखने की और उसको अपने पास रखने की क्षमता जो होती है, उसे बोलते हैं हम वाटर रिटेन कैपेसिटी, ठीक है। नेक्स्ट, और ऑफ कोर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लाइमेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, क्लाइमेटिक जोन ऑफ द वर्ल्ड। ये सबसे ज्यादा जो है ना, काफी कोर टॉपिक होगा आपका क्लाइमेट का। क्लाइमेट और वेदर काफी ज्यादा कोर टॉपिक होगा, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होगा, राइट। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा हार्ड वर्किंग करना पड़ेगा, हार्ड एंड स्मार्ट वर्क दोनों करना पड़ेगा। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, ठीक है, मैंने जैसे पीछे आपको वो एक जिस्ट दिया था कि क्या क्या मेनली क्या होता है, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, ह्यूमिडिटी, प्रेसिपिटेशन और विंड, ठीक है। इसके बिना तो आप जो है एटमॉस्फेयर को डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, राइट, और क्लाइमेट और वेदर को भी नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे जो आपके अलग अलग क्लाइमेटिक जोन्स होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है, कौन कौन से होते हैं, जब हम वो पढ़ेंगे डिटेल में तब देखेंगे। फिर आता है, चलो आपका जो फिजिकल ज्योग्राफी है, अब फिजिकल ज्योग्राफी में आपका हम पूरे अर्थ के बारे में पढ़ेंगे, राइट। जो आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं उसमें जो इंपॉर्टेंट आपके जो प्लेसेस होंगे, माउंटेन्स होंगे, रिवर्स, लेक्स, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। लेकिन अब आता है आपका इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि आपका भारत का भूगोल, वो ठीक है। तो भारत का भूगोल में पहले आता है आपका फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, आता है यहाँ पे फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया, ठीक है। अब मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स, राइट, मेजर फिजियोग्राफिक डिविजन्स। अब पृथ्वी के बारे में जब हम पृथ्वी कह रही हूँ, भारत के बारे में जब हम पढ़ेंगे, ठीक है, भारत के बारे में जब हम पढ़ेंगे तो यहाँ पे हम पहले क्या पढ़ेंगे, हिमालयस के बारे में, यानी कि माउंटेन्स के बारे में, जो आपके कहाँ पे, नदर्न माउंटेन्स के बारे में, ठीक है, नदर्न माउंटेन्स के बारे में। फिर उसके बाद आ गया आपका नदर्न प्लेन्स के बारे में, यानी कि उत्तरी मैदान के बारे में। और हिमालयस का क्या हो गया, हिंदी में हिमालय ही बोलेंगे इसको, ठीक है। आरआरबी एनटीपीसी में भी मैंने ये टॉपिक करवा रखा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा और डिटेल में करेंगे, ठीक है। वो तो सिर्फ ऊपरी ऊपरी जनरल जनरल किया था, जितना आपका एनटीपीसी में के हिसाब से इंपॉर्टेंट था, लेकिन यहाँ पे हम एसएससी के लेवल पर आ गए हैं। तो एसएससी में क्या होता है कि चीजें थोड़ी सी डिटेल में पूछी जाती हैं। वो क्या करता है कि वो कुछ क्वेश्चन इजी पूछ देगा तो कुछ क्वेश्चन वो कठिन कर देगा, ठीक है, ऐसा होता है, ऐसे खेलते हैं वो लोग, तो हम लोग प्रिपेयर्ड रहेंगे। नॉर्दर्न प्लेन्स, फिर होता है आपका पेनिनसुला प्लेट्यूज, कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड्स। एक बात, जब आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने बैठेंगे तो आप एटलस लेके बैठेंगे, बिना एटलस के संभव नहीं है पढ़ाई, ठीक है। आप एटलस लेके बैठेंगे और यहाँ पे जब हम इंडिया के इन जो 5 फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में जब हम पढ़ेंगे, राइट, तो हम मार्क भी करते चलेंगे एटलस में, जिससे कि आपको चीजें हैं वो अच्छे से, आसानी तरीके से जो है वो याद रहे, ठीक है। नेक्स्ट, कोस्टल प्लेन्स हो गया, आइलैंड हो गया। आइलैंड 2 ही है, कौन से, अंडमान निकोबार और फिर होता है आपका लक्षद्वीप आइलैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ड्रेनेज पैटर्न, ओके। ड्रेनेज सिस्टम से यहाँ पे मतलब है आपकी जो रिवर्स होती हैं, जो भारत की नदियां होती हैं, रिवर्स होती हैं, ठीक है, उनका जो ड्रेनेज पैटर्न सिस्टम होता है, यानी कि उनकी जो ट्रिब्यूटरीज होती हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, कहाँ कहाँ से होकर गुजरती हैं, और कहाँ पर जाके फाइनली जो है उनका जो वाटर होता है वो ड्रेन होता है, यानी कि कौन से सी में उनका जो पानी है, वो कौन सी जो नदी है वो ड्रेन होती है जाके, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम में मेजर रिवर्स एंड द ट्रिब्यूटरीज के बारे में पढ़ेंगे। आपके जो मेजर रिवर्स है वो हो गई, एक तो गंगा, ठीक है, इंडस यानी कि सिंधु नदी, और आती है आपकी ब्रह्मपुत्र,
इनके बारे में पढ़ेंगे, इनकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, ट्रिब्यूटरीज मीन्स जो सहायक नदियां हैं, है ना, उसके बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे एक और चीज है कि आप यहाँ पे ये भी देखेंगे कि कौन सी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी और कौन सी राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है ना, कौन सी दाएं साइड से आ रही है, कौन सी बाएं साइड से नदी आके जुड़ रही है, ये आपको याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है क्लाइमेट ऑफ इंडिया। ठीक है, इंडिया के क्लाइमेट के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियाज क्लाइमेट, मॉनसून और सीजन्स। ठीक है, कौन कौन से जो फैक्टर्स हैं वो अफेक्ट करते हैं हमारे इंडिया के क्लाइमेट को, मॉनसून को, है ना, और जो अलग अलग प्रकार के जो मौसम होते हैं, जैसे हो गया आपका समर, विंटर, स्प्रिंग, ऑटम, ये सब। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका नेशनल वेजिटेशन ऑफ इंडिया। वही चीज है, हम यहाँ पे फॉरेस्ट, टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के जंगल पाए जाएंगे आपको। अगर आप उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इफ यू अगर आप चलते हैं तो नॉर्थ में क्या है, लद्दाख साइड में कोल्ड डेजर्ट है, राइट। तो वहां के जो पहाड़ होंगे, वहां का जो वेजिटेशन होगा वो बहुत ही डिफरेंट है। वहां पे आपको इतनी हरियाली नहीं देखने को मिलेगी, ठीक। और लेकिन जैसे ही जैसे आप नीचे आते चले जाएंगे, वैसे वहां पे ज्यादा हरियाली क्यों नहीं देखने को मिलेगी, क्यों? क्योंकि वहां पे जो क्लाइमेट होगा, लद्दाख का जो क्लाइमेट है वो काफी डिफरेंट है, राइट। वो ठंडा रहता है, तो क्या है कि जो कोल्ड टेम्परेचर होता है वो इतना फेवरेबल कंडीशन नहीं पैदा कर पाता है वेजिटेशन के लिए, जिसकी वजह से क्या है कि आप लद्दाख को देखेंगे कि वहां पे जो ज्यादा वेजिटेशन है वो नहीं है और वो कोल्ड डेजर्ट है। लेकिन जैसे ही आप लद्दाख से थोड़ा सा नीचे आएंगे जम्मू कश्मीर में, तो कश्मीर की जो घाटियां अगर आप देखें, अगर जो लोग कश्मीर गए होंगे, जम्मू कश्मीर जो गए होंगे, वहां अगर आपने गौर किया होगा तो वहां के आप जो पहाड़ देखोगे, वहां के आप जो वेजिटेशन देखोगे, आप देखोगे कि वो हरे भरे रहते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि वहां पे थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशन स्टार्ट हो जाती है, वहां उतनी ठंड नहीं पड़ती है एज कम्पेयर टू लद्दाख, ठीक। उसके बाद जैसे ही और आप और नीचे आएंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, वहां के पहाड़ तो बहुत ही हरे भरे हैं, बिल्कुल ही फेवरेबल कंडीशन है वहां पर वेजिटेशन की, ठीक है। अलग वेजिटेशन, अलग क्लाइमेट होता है, तो वहां पे डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन देखने को मिलेगा आपको। अलग अलग प्रकार के जंगल जो है वो देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अलग प्रकार के जंगल का मतलब होता है कि जो अलग अलग प्रकार के पेड़ उगते हैं वहां पे, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आपके जो प्लांट्स वहां पे उगते हैं या सरवाइव करते हैं उसके बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने आपको भी रीजन का बताया कि लद्दाख में अलग किस्म का वेजिटेशन दिखेगा आपको, वहां पे वन इतने है ही नहीं, वहां पे है ही नहीं, ठीक है। बेसिकली वहां पे आपको कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है, तो वहां पे आपको वेजिटेशन जो है वो उतना नहीं दिखेगा। फिर उसके बाद जब आप नीचे आते हैं कश्मीर की तरफ, तो वहां पे आपको हरियाली जो है वो दिखनी चालू हो जाएगी कश्मीर घाटी में। उसके बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, जो लोग पहाड़ों के शौकीन हैं वो गए होंगे वहां पे और देखा होगा कि वहां का जो वेजिटेशन है, जो वहां का डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट है वो काफी अलग है, ठीक है। चलो, फिर उसके बाद आता है एग्रीकल्चर इन इंडिया, यानी कि मेजर क्रॉप्स, टाइप्स एंड टाइप्स ऑफ फार्मिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मेजर क्रॉप्स यानी कि जो इंडिया में कौन कौन से ऐसे जो मेजर क्रॉप्स उगाए जाते हैं, वैसे तो सभी को ज्यादातर उगाया जाता है, बट लेकिन जैसे वीट हो गया आपका, राइस हो गया, पोटैटो, अनियन, टोमेटो, ये सारी चीजें जो हम क्रॉप्स हैं, अलग अलग रीजन में अलग अलग प्रकार के वही मैंने फिर वही सेम चीज आ गई, वेजिटेशन यहाँ पे भी अलग अलग क्रॉप्स उगते हैं, ठीक है। डिफरेंस क्या होता है, क्लाइमेटिक डिफरेंस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स होते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज जो होती है वो डिफरेंट होती है, उसकी वजह से हमें अलग अलग जगह अलग अलग प्रकार के जो क्रॉप्स है वो उगाने का मौका मिलता है या उगते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मिनरल्स एंड रिसोर्सेज, राइट, खनिज के बारे में। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंपॉर्टेंट मिनरल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज, राइट। हर जगह आपको अलग अलग प्रकार के मिनरल्स यानी कि खनिज प्राप्त होंगे, ठीक है। कैसे? ड्रिलिंग से, कोरिंग से, राइट, माइनिंग से, ऐसे इन सब चीजों से क्या होता है कि हमें खनिज यानी कि मिनरल्स प्राप्त होते हैं, ठीक है। बेसिकली ज्यादातर आपको छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा साइड, वेस्ट बंगाल साइड, इस साइड आपको जो है वो ज्यादातर क्या मिलेंगे, खनिज मिलेंगे यानी कि मिनरल्स मिलेंगे। अब ये जो मिनरल्स है, ये जो रिसोर्सेज हमको मिलते हैं, इनका यूज कैसे करते हैं वो तो हम पर डिपेंड करता है।
ठीक है। लेकिन इसकी भी प्रॉपर्टीज होती हैं अलग अलग मिनरल्स की, राइट। मिनरल्स की अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं। कई ऐसे मिनरल्स होते हैं जो अलग अलग धातु से जुड़कर बने होते हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे। फिर आता है नेशनल पार्क्स एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, लोकेशन एंड सिग्निफिकेंस। ऑफ कोर्स हर जगह जो है अलग अलग प्रकार के जानवर पाए जाते हैं। अगर आप गए होंगे कि नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, है ना, क्योंकि हर जानवर जो है वो अलग, उसको भी वही सेम सिनेरियो चलता है फ्लोरा एंड फौना में। प्लांट्स जैसे कि प्लांट्स का होता है कि उनको भी एक सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशंस चाहिए होती है, एक आप कह सकते हो एक सूटेबल एनवायरनमेंट चाहिए होता है सरवाइव करने के लिए। वही सेम चीज क्या है जानवरों के साथ भी है, ठीक है। हर जानवर ठंडी जगह नहीं रह सकता और हर जानवर बहुत गर्म जगह भी नहीं सरवाइव कर सकता है। इसीलिए इंडिया में कई आपके डिफरेंट काइंड के क्या है नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो हमारे लिए यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट होता है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि हम यहाँ पे उसके लोकेशन के बारे में देखेंगे और उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है वहां पे ऐसा जानवर रखा गया है, ठीक है, क्यों वहां का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है फेवरेबल है कि नहीं है, ये सारी चीजें जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे when we will start this topic. Next comes world geography. Okay, तो यहाँ पे आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी था। पहले जो फिजिकल ज्योग्राफी था तो वहां पे तो हम फिजिकल फीचर्स ऑफ वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे थे, जैसे कि हो गया आपका यूनिवर्स, सौरमंडल, है ना, सौरमंडल, ब्रह्मांड, यूनिवर्स, सोलर सिस्टम, सौरमंडल, ठीक है, एक तो ये हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं पूरे वर्ल्ड में जो फिजिकल फीचर्स में आपके माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, रिवर्स, लेक, सीज, ये सारी चीजें आती हैं। यहाँ पे हम वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि आपका जो विश्व का भूगोल है, ठीक है, विश्व का जो भूगोल है। अब यहाँ पे विश्व का भूगोल में आपके जो 7 कॉन्टिनेंट्स है वो भी आते हैं। अब आप ये सोचेंगे कि फिजिकल ज्योग्राफी जो हम पहले देखा था हमने सिलेबस में, उसमें भी वो सेम चीज था, यहाँ पे भी वो सेम चीज है, लेकिन यहाँ पे हम कॉन्टिनेंट्स के लोकेशन के बारे में जानेंगे, उसके साइज के बारे में जानेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में जानेंगे। इंपॉर्टेंट फीचर्स में वही सारी चीजें आ जाती हैं आपके, जो माउंटेन्स हो गए, लेक्स हो गई, सीज हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें, फॉरेस्ट, रिवर्स, ठीक, ये सारी चीजें जो है वो हम डिटेल में एनालाइज करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। फिर मेजर कंट्रीज एंड कैपिटल्स। ऑफ कोर्स हर कॉन्टिनेंट में अलग अलग प्रकार के क्या हैं आपको देश मिलेंगे, उनके जो राज्य मिलेंगे, देश मिलेंगे, और उनके अलग अलग राजधानियां हैं, कैपिटल्स हैं। टोटल आपके कितने कॉन्टिनेंट्स है? 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। हम उन 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। जी हाँ, बिल्कुल पढ़ेंगे। क्या याद रखना इंपॉर्टेंट है? बिल्कुल याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये लगा लीजिए कि ज्योग्राफी में लगभग आपके 25 क्वेश्चंस होते हैं ना टियर 1 में, तो 25 में से आप ये लगा लीजिए कि आपके 4 से 5 क्वेश्चंस तो वो ज्योग्राफी के पूछता ही पूछता है, ठीक है। और यहाँ पे एक एक नंबर की बहुत ज्यादा वैल्यू है, तो स्किप कुछ भी नहीं करना है, हमें पढ़ना सब कुछ है, ठीक है, भले आए या ना आए उससे कोई मतलब नहीं है। प्रीवियस ईयर्स पेपर्स को एनालाइज करने के बाद ही ये बता रहे हैं हम आपको, ठीक है। इसीलिए हमारे लिए इन कंट्रीज और कैपिटल्स के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हाँ, आपका एक तो कॉन्टिनेंट्स और ओशंस यानी कि यहाँ पे महासागर की बात हो रही है, जहां पे आपके 5 महासागर हैं, ठीक है, और कॉन्टिनेंट्स आपके 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, तो सातों के सातों के बारे में हमारा पढ़ना इंपॉर्टेंट होगा। फिर आता है आपका इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना, राइट, इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकल फिनोमेना। यहाँ पे जैसे कि वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक और सुनामी हो गई, ठीक है, ये सारी जो नेचुरल कैलामिटी कहते हैं हम, जिसे नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी बोल दीजिए या फिर नेचुरल डिजास्टर, दोनों चलेगा, ठीक है। ज्वालामुखी का फटना, वो अपने आप फटता है, कैसे फटता है, क्यों फटता है, ये जब हम वो वोल्केनो के बारे में पढ़ेंगे तब हम उसी समय जानेंगे इस बारे में। फिर आता है आपका अर्थक्वेक।
अर्थक्वेक कैसे आता है ना, जब प्लेट टेक्टोनिक्स जो है वो आपस में मिलती है, फ्रिक्शन होता है, तो क्या होता है कि एक वेव, एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है। वो एनर्जी जो होती है वो आपके अर्थ सरफेस से ट्रैवल होते होते अर्थ पर आ जाती है, राइट। तो ऐसे भूकंप के बारे में, सुनामी के बारे में, है ना, जो समुद्र में आती हैं, राइट, वो भी किसकी वजह से आती है, अर्थक्वेक की वजह से आती है। जो अर्थक्वेक जब जमीन पे आता है तो उसे भूकंप बोल देंगे, और अर्थक्वेक जब समुद्र के अंदर आता है तो उसको क्या बोलेंगे हम, सुनामी। तब सुनामी लेके आता अपने साथ साथ, ठीक है। नेक्स्ट, आपका मेजर माउंटेन रेंजेस एंड डेजर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में पढ़ेंगे। ऑफ कोर्स ये चीज हमने पहले भी बताई थी आपको, जो आपके इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस है, उन माउंटेन रेंजेस में आपकी कौन कौन सी हाईएस्ट पीक्स हैं उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे, है ना। सब नहीं पढ़ने की जरूरत है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो होगा, क्योंकि सब कुछ याद रखना भी पॉसिबल नहीं है, राइट। और सिर्फ जीएस ही पढ़नी है ऐसा भी नहीं है, आप लोगों को रीजनिंग, मैथ्स और इंग्लिश भी करनी है। और इंग्लिश मैं पहले ही बोल दूं कि बहुत ही ताबड़तोड़ तरीके की आती है, वोकैबुलरी आपकी बहुत टफ आती है। तो आप जितने भी हिंदी मीडियम वाले हैं खासकर से इंग्लिश पर ध्यान अवश्य दीजिएगा, बिना इंग्लिश के बेड़ा पार नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आता आपका एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, फिर है टाइम जोन्स एंड इंटरनेशनल डेट लाइन, आईडीएल एंड टाइम जोन्स, ठीक है। इसके बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम ये टॉपिक लेके बैठेंगे। उसके बाद आता है आपका इकोनॉमिक ज्योग्राफी। अब इकोनॉमिक ज्योग्राफी में जैसे कि आपका एग्रीकल्चर यानी कि कृषि वाला जो भाग हो गया, ठीक है, इंडस्ट्रीज यानी कि उद्योग वाला जो भाग हो गया, उसके बाद होता है आपका ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन विथ फोकस ऑन ऑफ इंडिया। ऑफ कोर्स हमारा जो मेजर फोकस होगा वो होगा इंडिया के ऊपर, है ना भाई। सब पूरे सातों क्या कहते हैं कॉन्टिनेंट्स के क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रीज, हर एक एक चीज के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इंडिया के बारे में पढ़ना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इंडिया में आपका जो एग्रीकल्चर टॉपिक है, आपका जो इंडस्ट्रीज का टॉपिक है, राइट, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो हमारा जो मेजर फोकस रहेगा वो इंडिया के एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन पर रहेगा। उसके बाद आता है आपका नेचुरल रिसोर्सेज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। ऑफ कोर्स ये चीज हम पहले भी देख चुके हैं मिनरल्स और रिसोर्सेज में, यहाँ पे भी वही सेम सिनेरियो है। आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज है अलग अलग रीजन पे डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, वहां पे उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या यूसेज है, ये भी हम क्या करेंगे जब हम ये टॉपिक उठाएंगे तब हम पढ़ेंगे डिटेल में। आफ्टर दैट कम्स एनवायरमेंटल ज्योग्राफी। इसमें हम इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ेंगे। ये मेजरली जो है वो एनवायरमेंट से रिलेटेड आपका टॉपिक रहेगा। इससे इतने खास को बहुत ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं पूछे जाते हैं। जो मेजर फोकस रहता है वो होता है आपका इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे, ठीक है। उसमें आपका फिजिकल फीचर्स भी शामिल हो जाता है, फिजिकल ज्योग्राफी भी शामिल हो जाता है। रही बात आपके इकोनॉमिक और एनवायरमेंट ज्योग्राफी की, तो बहुत ही ज्यादा मतलब ये नहीं कि घुस के पूछ लिया, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए उन्होंने उससे, ठीक है। जो मेजर फोकस रहेगा वो रहेगा इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी पे। लेकिन यहाँ पर जब हम पढ़ेंगे एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का, तो यहाँ पे इकोसिस्टम और बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड रहेगा, फ्लोरा एंड फौना से यानी कि आपका, ठीक है। आफ्टर दैट एनवायरमेंटल इश्यूज, ऑफ कोर्स पॉल्यूशन, क्लाइमेट चेंज। पॉल्यूशन किसकी वजह से है, हमारी वजह से। क्लाइमेट चेंज किसकी वजह से हो रहा है, हमारी वजह से। वो कर्म कौन कर रहे हैं, हम कर रहे हैं, तो भुगतेगा कौन, हम ही लोग भुगतेंगे, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग जो हमने बताया था कि आपका एक ग्लोबल इशू बन चुका है ना, ग्लोबल इशू बन चुका है, ठीक है। उसके बारे में पढ़ेंगे। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, रिसोर्सेज की क्या है, बहुत ज्यादा स्कैसिटी है। यहाँ पे स्कैसिटी का मतलब होता है कि बहुत ही ज्यादा कमी है, ठीक है। तो जब रिसोर्सेज की कमी है तो हम क्या करेंगे, इसको कंजर्व करेंगे, है ना, उसको बचा के रखेंगे हमारे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए। तो हम कैसे उन्हें कंजर्व करके रख रहे हैं ये भी हमारे लिए जानना जरूरी है, और हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट ओके।
चलो, इतना आपका जो पार्ट है, जो आपका जो सिलेबस है एसएससी का, ये रहेगा। आप एसएससी में कोई सा भी एग्जाम दीजिए, सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, एमटीएस हो गया, राइट? आपका सीपीयू का एग्जाम हो गया, आपका कांस्टेबल का हो गया, आपका कोई सा भी वन डे एग्जाम कोई सा भी हो गया आपका, ये जो लेक्चर्स होंगे सफिशिएंट होंगे। मैं हम पहले ही बता दें, जो आरआरबी एनटीपीसी का लेक्चर देखे बैठे होंगे, वो बाद में अगर ये लेक्चर देखें तो लेट मी टेल यू बिफोर हैंड ओनली कि यहाँ पे जो लेवल है थोड़ा अप है, और यहाँ पे थोड़ा और आप जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे चीजों को। आरआरबी एनटीपीसी में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग उतना डिटेल में नहीं कराया गया है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे आपका थोड़ा और ज्यादा डिटेल में करवाया जाएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज की जो पहली हमारी क्लास थी वो सिलेबस की क्लास थी। नेक्स्ट हम इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन ऑफ व्हाट? इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी कि जो लोकेशन है इंडिया का उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है? और कोई भी चीज स्टार्ट करने से पहले हमें उसके सिलेबस के बारे में पता होना चाहिए कि आप क्या क्या चीज पढ़ने वाले, ताकि आप मेंटली प्रिपेयर्ड रहें, ठीक है? तो आप हमारा जो चैनल है परीक्षा जंक्शन, उसके साथ बने रहिए। इसी तरह से हम आपके लिए नया ये जो लेके आए हैं कोर्स, उसको जरूर देखिएगा। और अगर आपको कोई भी रिकमेंडेशन देनी हो, कोई भी डाउट हो, तो प्लीज फील फ्री टू कमेंट डाउन, राइट? आप आराम से कमेंट करें, और प्लीज पढ़ाई से रिलेटेड ही कमेंट करें, ठीक है? कमेंट सेक्शन भर दीजिए बिल्कुल, आपको जैसा भी लगा ये लेक्चर। और बने रहिए, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।